नैनीताल में चलती कार में लगी आग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस और ग्रामीणों ने कार से 2 लोगों को बाहर निकाला। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सामान्य स्थिति में आदिवासी बहुल क्षेत्र से अपने जीवन की शुरुआत की। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आज उन्हें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से लोकतंत्र में लोगों की आस्था और ज्यादा मजबूत हुई है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन लिया गया है। इस बीच यहाँ पर यशवंत सिन्हा को उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जो कि हराया। इस बीच यहाँ पर बधाइयों का सिलसिला जैसे ही जीत के बाद लगना शुरू हो चुका था और देश भर के कई हिस्सों में लगातार खुशी मनाई जा रही थी। भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था और जिस राज्य से, उड़ीसा से जहां से वो आती हैं, उन जगहों पर भी भारी उत्साह लोगों में नजर आ रहा था। और इस बीच यहां पर सबसे पहले पीएम मोदी उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें जीत की बधाई दी। इसके बाद जेपी नड्डा ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। और इसी के साथ तमाम जो नेता हैं वो द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे और बधाइयों का ये सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी के साथ यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है जीत पर द्रौपदी मुर्मू को। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, समस्त केंद्रीय नेतृत्व को, एनडीए के सभी नेताओं को, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति बहुल क्षेत्र से, आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस गौरव को प्रदान कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए और उन सभी जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सबको आगे लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बड़ा वर्ग जो हमेशा वंचित रहा है, पिछड़ा रहा है, समाज के अंतिम छोर में रहा है, उस पूरे वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करती हैं और उस पूरे वर्ग में खुशी की लहर है। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे वर्ग को आगे लाने का काम किया है। एक संपूर्ण वर्ग को कहीं न कहीं उनका सम्मानित करने का, उनको प्रतिनिधित्व देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उनकी सोच हमेशा से ही रही है कि जो समाज में छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, उन सभी को आगे लाया जाए। उसी कड़ी में मुर्मू जी बनी है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कितना अच्छा मैसेज जाएगा देश की जनता के अंदर? देश के अंदर चूँकि देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था मजबूत हुई है और एक अच्छा संदेश गया है कि देश में सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन रहा है, उनके राष्ट्रपति बनने से यह भी एक स्पष्ट। और चलिए बढ़ते आगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी ने कहा कि पलायन आयोग से कहा कि पलायन समाधान आयोग बने। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग की बैठक लेते हुए कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक व्यक्ति नियुक्त हो जो वहां की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्पर हो। और साथ ही साथ सीएम धामी ने यह भी कहा, राज्य सरकार हर हाल में राज्य से पलायन रोकने और गांव में ही रोजगार व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। इस पलायन को रोकना सरकार की चुनौती है और सरकार इसको देखते हुए, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और तमाम यहाँ पर कदम उठा रही है। सरकार की अब कोशिश है
कि इस बीच यहाँ पर जो व्यवसाय हैं वो राज्य में ही आएँ और राज्य में नए नए व्यवसाय शुरू हों, ताकि यहाँ के युवा को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ से पलायन को रोका जा सके। और इसी क्रम में ये बैठक की गई है और साफ तौर पर यहाँ पर व्यवसाय शुरू करने की बात कही, ताकि जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार आसानी से मिलना पड़े, उन्हें कहीं दूसरे राज्य में पलायन ना करना पड़े। पलायन आयोग ने बहुत सारे विषयों पर काम किया है, कैसे स्वावलंबन, स्वरोजगार, इन सब विषयों पर उनका एक पिछले 5 सालों में जो भी कालखंडों में उन्होंने अलग अलग पुस्तिकाएं भी उसकी बनाई हैं, प्रगति रिपोर्ट बनाई है। और अभी हमने उनसे अपेक्षा करी है कि पलायन आयोग और सरकार मिलकर, हमारा ग्रामीण विकास विभाग मिलकर और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी और उनके साथ पलायन आयोग के सदस्य मिलकर एक कमेटी हमने आज गठित करने का उनको कहा है कि मिलकर एक गठित करें और उनके जो भी सुझाव हैं और 2025 के लिए हम कैसे पलायन रोक सकते हैं 1-2 बिंदुओं पर, और एक ग्राम एक सेवक इस अवधारणा को लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए मिलकर जो है संयुक्त उपक्रम में हम लोग काम करेंगे। सरकार और पलायन आयोग दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि पलायन की जो हमारी समस्या है उसको दीर्घकालिक रूप से उसको समूल उसका निस्तारण किया जाए। और पलायन आयोग, पलायन निवारण आयोग, ऐसा हमने कहा है कि उसका नाम हो पलायन निवारण आयोग। पलायन की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए जो आज काफ़ी सारे बिंदुओं पर उनके सुझाव भी आए हैं, हम लोगों ने एक गहन चिंतन यहाँ पर किया है, उन सभी को लागू करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी धीरज सिंह गुरब्याल ने की है। इस बैठक में राज्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए और नैनीताल जनपद के सभी कार्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने और अपने अपने स्तर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाना सुनिश्चित करें, ये बात कही। और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक करना सुनिश्चित करें। श्री गुरब्याल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में जितने भी प्लास्टिक उत्पादन करने वाले उद्योग और अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उनका पंजीकरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में करना सुनिश्चित करें। अगर उनकी तरफ से पंजीकरण नहीं कराया जाता तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाना सुनिश्चित करें और साथ ही जिन व्यापारियों द्वारा अपनी दुकान के आगे यूज प्लास्टिक सामग्री रखी हो तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका चालान करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ यहां पर गुरब्याल ने जीएम उद्योग को निर्देश दिए कि अपने स्तर से संबंधित उद्योगों को पत्र जारी करें। उद्योगों द्वारा पैकेजिंग सामानों में जो प्लास्टिक यूज किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा भटेलिया, मुक्तेश्वर, धानाचोली और क्षेत्रों के होटलों से होने वाले कूड़े का सही आकलन करते हुए यूजर चार्ज लगाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी संदीप तिवारी, डीएफओ चंद्रशेखर जोशी, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। सावन की शुरुआत 14 जुलाई से हो चुकी है और 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था। इस मौके पर देश भर के जो शिवालय हैं और जो शिव मंदिर हैं वहां पर भगवान शंकर की आराधना के साथ साथ शिवलिंग पर श्रद्धालु जलाभिषेक करते नजर आए। और ऐसे में हरिद्वार से कांवड़ यात्री कांवड़ में जल लेकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। और आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है और कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़िया हर की पौड़ी यहाँ पर आते हैं और जहां से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, नंगे पैर कांवड़ करना लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन एक शिव भक्त जो कि अपनी पीठ से कांवड़ खींच रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां पर शिव भक्त कांवड़ियों को
आप तस्वीर में देखिए जो अपने पीठ से कावड़ खींच रहा है, और ऐसे भक्तों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए उनके आराध्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं और जिनकी भक्ति में वो अपना दर्द भूल जाते हैं। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर गर्म पानी क्षेत्र के खैरना चौकी के अंतर्गत एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी ज्यादा जबरदस्त थीं, इतनी ज्यादा भयावह थी कि आग गोले में तब्दील हो गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि आग आसपास भी फैलने लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने जैसे तैसे कार में सवार 2 लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला और साथ ही गाड़ी में सवार 2 लोगों को बचाया जा सका। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के घरों में भी यह आग फैल सकती थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के गुस्साए लकड़ी व्यवसायियों ने उत्तराखंड व्यवसायी संघ के माध्यम से खटीमा वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल के द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से लकड़ी व्यवसायियों ने अभिवहन और टीपी अतिशीघ्र जारी करने की मांग की। ज्ञापन के मुताबिक बीते दिनों वन विभाग ने व्यवसायियों की यहां पर व्यापक स्तर पर चेकिंग चलाकर अब उनके अभिवहन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी, जिससे लकड़ी व्यवसायियों का व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वहीं आपको बता दें कि व्यवसायियों का कहना है कि व्यापार प्रभावित होने से लगभग 1000 अन्य मजदूरों के भी सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। वहीं व्यवसायियों ने अभिवहन पास टीपी अतिशीघ्र जारी कराने की मांग की। इस मामले में लकड़ी व्यवसायी ने बताया कि वन विभाग द्वारा हमारे यहां छापेमारी कर जांच की गई, लेकिन कोई हमारे यहां अवैध मामला नहीं पाया गया। फिर भी वन विभाग द्वारा अभिवहन और टीपी रवाना बंद कर दिया गया। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारी से निकासी तुरंत चालू कराने की गुहार लगाई है। हमारे यहाँ वन विभाग वालों ने बाहर की टीमों ने छापे मारे, चेकिंग करी, उसके बाद जो है कोई हमारे यहाँ अवैध माल नहीं मिला इन लोगों को। अब हम इनसे हमारी इन्होंने टीपी ट्रांजिट रवाना अभिमान बाहर के सब बंद कर दिए हैं। अब इनसे ये कहने गए हैं कि हमारी निकासी चालू करी जाए। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, ताकि उत्तराखंड आने वाले कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और ऐसे में कावड़ यात्रा में उत्तराखंड पुलिस मित्रता, सेवा और सुरक्षा के स्लोगन को चरितार्थ करती नजर आ रही है। शिव भक्तों की सुरक्षा के साथ अब पुलिस सेवा में जुटी है। और इसी क्रम में रायवाला क्षेत्र में थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने सीओडीसी ढोंडियाल के साथ नीलकंठ दर्शन को जाने वाले शिव भक्तों को फल और नींबू शरबत बांटा। वहीं पुलिस का सेवा भाव देखकर यात्रा को पहुंचे भोले भक्त भी खुश नजर आए। ये जितने भी लोग कांवड़िया हमारे पूरी श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, वो यहाँ पर उनकी अवगत हो, वो यहाँ पे यात्रा को अपने उसको समझे, यात्रा के उद्देश्य को उनको बताने का, अवेयर करने का भी है। और यात्रा उनकी मंगलमय हो और वो अच्छी प्रकार से यहाँ पर रहें और ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करे, इसके लिए आज ये रखा गया। चलिए बढ़ते हैं, जहां पर खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर राज्य में विद्यालय का बिजली बिल जमा न होने के कारण विद्युत विभाग ने स्कूल का बिजली का कनेक्शन काट दिया, जिसके बाद विद्यालय में पढ़ रहे नौनिहाल अंधकार में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। भरी गर्मी के बीच नौनिहाल पढ़ाई में ध्यान लगाएं या गर्मी से बचने के लिए हाथों से पंखा हिलाएं, ये सोचने का विषय है। इस स्कूल में बिजली के साथ साथ स्कूल की भवन भी पुरानी हो गई। गौरतलब है कि स्कूल की बिल्डिंग साल 1989 में निर्माण की गई है और साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी देखने को मिल रही है। जहां एक विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 2 तो दूसरे विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 3 अध्यापक हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से यहां पर नहीं हो पा रही है। हमारे क्लास में स्कूल में बिजली नहीं है 4 महीने से। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में बिजली आ जाए। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, गर्मी लग रही है तो ध्यान कट रहा है।
विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय, इसमें जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं, मैडम हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है और इस समय जो है वर्तमान में यहाँ पे 37 बच्चों की संख्या है। लेकिन जो है ये पिछली नवंबर से हमारी जानकारी में है कि यहाँ पे जो है करीबन 8,500 रुपये का बिजली का बिल है। अब चूँकि विभागीय पत्राचार प्रिंसिपल सर की तरफ से किया जा चुका है, हमने भी इसमें खंड विकास अधिकारी मैडम से बात करी है। उनका यही कहना है कि मास्टर बजट आएगा, पैसा आएगा तब देंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो है जब प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बड़ी बेहाल है और उसमें जो है लास्ट ईयर की तुलना में इस बार छात्र संख्या दुगनी हुई है, तो कम से कम जो मूलभूत आधारभूत जो व्यवस्था है वो तो सरकार को करनी चाहिए। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इन विद्यालयों की तरफ देखें, कम से कम जो है बिल्डिंग के लिए भी इसका प्रपोजल जा रखा। फिलहाल बिल्डिंग नहीं भी होती, कम से कम जो है इस गर्मी में, इस उमस भरे मौसम में कम से कम बिजली की व्यवस्था तो सरकार इसमें जरूर करे। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि बिजली की व्यवस्था। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन से राज्य भर में 161 मार्ग बंद है। बंद मार्गों में 9 राज्य मार्ग भी शामिल हैं। प्रांतीय खंड उत्तरकाशी में कमद अयारखाल मोटर मार्ग बंद हो गया। प्रांतीय खंड पिथौरागढ़ में 7 सिल्लिक थल मोटर मार्ग निर्माण खंड दुगड़ा। इसी के साथ यहां पर स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग निर्माण खंड ऊखीमठ में मक्कू, पलद्वाड़ी, परकंडी, भीरी मार्ग भी अवरुद्ध है। इसके अलावा प्रांतीय खंड गोपेश्वर में बिरही, गौड़ा मोटर मार्ग और रुद्रप्रयाग, पोखरी, गोपेश्वर मोटर मार्ग में यातायात पूरी तरह से ठप है। लोक निर्माण विभाग की मशीनरी बंद मार्गों को खोलने में जुटी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के भी कई मार्ग जो कि मलबा आने से जगह जगह बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश स्तर पर राहत और बचाव कार्यों के लिए 103 टीमें गठित की गई। आपदा की स्थिति में पशुपालन विभाग की ओर से विकासखंड, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की तरफ से उत्तराखंड में 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने की विशेष अभियान जो कि चलाया जाएगा। इस अभियान में नए परिवारों के साथ पुराने परिवारों के छूटे हुए सदस्यों के कई कार्ड बनवाए जाएंगे और जिससे उन्हें 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल पाए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया का कहना है कि अब तक प्रदेश भर में 47,44,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और इसमें 5,22,000 से ज्यादा बार लाभार्थी मुफ्त उपचार प्राप्त कर चुके हैं। इस मुफ्त उपचार जो उपचार होता है, इस मुफ्त उपचार पर सरकार ने लगभग 880 करोड़ रुपए खर्च किए। जिन परिवारों में एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना हो, बाकी सदस्यों ने कार्ड नहीं बनाया, तो वे CAC सेंटर, अस्पताल में मौजूद आरोग्य मित्र, अन्य एजेंसी, UIT में अपने परिजनों का पहले में बना आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत कर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। अगर लाभार्थी किसी कारणवश अपने परिजन का आयुष्मान कार्ड साथ नहीं लाया, तो ऐसी स्थिति में आयुष्मान कार्ड की फोटो, प्रतिलिपि और व्हाट्सएप में उसकी फोटो उपलब्ध करवाकर कार्ड बनवा सकता है। पहले में बने आयुष्मान कार्ड का नंबर प्रस्तुत करने पर भी आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। और आयुष्मान कार्ड जिसने राशन कार्ड के आधार पर बनवाया था, तो ऐसी दशा में राशन कार्ड नंबर प्रस्तुत करने पर भी परिवार के शेष सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकेगा। ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, उनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और कार्ड बनवाने वाले सदस्य का नाम राशन कार्ड में होना जरूरी है। विदेशों में उगने वाला ड्रैगन फ्रूट अब उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड उद्यान विभाग ने श्रीनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ड्रैगन फ्रूट की पौध आम जन तक भी पहुंच पाएगी। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती करके स्वरोजगार की तरफ से आगे बढ़ पाएंगे। इससे पहाड़ों से लेकर मैदान तक युवाओं को नया रोजगार मिल पाएगा। उद्यान विभाग ने श्रीनगर स्थित विभाग की नर्सरी में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है और इसके लिए विभाग ने भूमि के अंदर 72 स्टैंड स्थापित किए, जिसमें 214 पौधे इन स्टैंड पर लगाए गए हैं। हर स्टैंड पर ड्रैगन फ्रूट के 4 बेलनुमा पौधे लगाए हैं और जिससे ड्रैगन फ्रूट के फल इन पौधों पर आ सकें। विभाग ने इन ड्रैगन फ्रूट के पौधों को राजस्थान से मंगाया ताकि ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक प्रदेश में की जा सके। फिलहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर श्रीनगर में ही की जा रही है और अगर विभाग को इसकी खेती में सफलता मिलती है तो ड्रैगन फ्रूट की खेती पूरे प्रदेश में स्वरोजगार के रूप में की जा सकेगी। अभी तक देश के राजस्थान,
बिहार, महाराष्ट्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती होती रही है और अभी भी की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते अब इसे प्रदेश में भी किया जा सकेगा। वहीं विभाग के अपर प्रशिक्षक अधिकारी पुरुषोत्तम बडोनी ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट उत्तराखंड के युवाओं और किसानों के लिए एक अच्छी नकदी फसल के रूप में कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती उत्तराखंड की बिखरी हुई जमीन के लिए एकदम उपयोगी है। इसकी खेती के लिए अधिक भूमि की जरूरत भी नहीं पड़ती, ना ही इसकी खेती में पानी की जरूरत पड़ती है। ये एक जीरो फाइट पौधा है जो पानी को सोखता है। इसका एक फल 100 रुपए से 150 रुपए में बाजार में आसानी से बिक जाता है। उन्होंने बताया कि इसकी खेती को जंगली जानवरों से कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके फल और बेल में कांटे लगे होते हैं, जिससे ना बंदर इनकी ओर आता है और ना कोई जंगली सुअर। युवा इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोजगार का एक साधन बन सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकता है और इसकी जो मार्केटिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो युवा इसे जोड़ करके अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट है, तो जब इसको भारत में लाया गया तो गुजरात में इसका नाम जो है कमलम पड़ा है, तो इसको भारत में कमलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी तक जो है विदेशों में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारत में जो है ये अभी काफ़ी कम जगह पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे विदेशी फल के नाम से जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये विदेशों से जो ही भारत में आता था। भारत में इसकी बड़ी मार्केट है। तो जैसे समुद्र के किनारे या इस तरह से अभी तक जो है ये फल आपको आम बाज़ार में दिखने को नहीं मिलेगा, छोटे मार्केट में दिखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ी मार्केटों में ही मिलता है। यानी कि भारत के अभी बहुत कम जगह पर क्या है ये उत्पादन इसका किया जा रहा है। जैसे भारत में जो है आपका राजस्थान है और आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, तो कुछ राज्यों में इसका जो है अब काफ़ी अच्छे लेवल पे क्या है इसका पौधे लगाए गए हैं और इसको अच्छी तरह से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो पौधे हमने एक ट्रायल के रूप में इसको लगाया है, तो ये पौधे भी हमने राजस्थान से 214 पौधे मंगाए थे। इसके आप देखेंगे, जैसे आप अलग अलग जगह देखेंगे तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग दिखने को मिलेंगे। यानी कि इसका जो सीधा सा एक मोटिव है वो ये है कि मतलब हम पौधे को जो है, क्योंकि ये नीचे से एक इसको सहारा चाहिए होता है, इसके लिए स्टैंड चाहिए होता है। और स्टैंड पे अगर हम जैसे आप पीछे देख रहे होंगे तो स्टैंड पे जो है हमने 4 पौधे क्या कर रखे हैं, एक स्टैंड पे लगा रखे हैं और ऊपर उसको 4 भागों में बांट रखा है। तो यानी कि पहले ही इसको ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद ये जो है अपने टहनियों के साथ क्या है ये ऐसे बाहर की तरफ क्या करेगा, लटकेगा। और उसी पे क्या है हमारा जो है 2 से 2.5 साल में, 1.5 से 2 साल में, अच्छी मिट्टी है तो 1.5 से 2 साल में क्या है इसमें फलक में आ जाता है। खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां पर प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर जगजीतपुर के व्यवस्थापक कुलदीप चौधरी ने ग्राम जगजीतपुर के कुछ असामाजिक लोगों पर मंदिर की भूमि को कब्जा करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुलदीप चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि लगभग 60 सालों से वो और उनका पूरा परिवार मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी उमराव सिंह को ब्रह्मलीन महंत हरदेवपुरी महाराज ने मंदिर की व्यवस्था के लिए तत्कालीन समय एक प्रतिज्ञा पत्र प्रदान किया था, जिसके अनुसार वो और उनका परिवार उस वक्त से मंदिर की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और समय समय पर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही मंदिर की उत्तम व्यवस्था और पुजारी के रहने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा था कि तभी गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से इसका विरोध किया जाने लगा और पुजारी को धमकी देकर वहां से भगाया जा रहा है और साथ ही उनको भी वो सामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। और साथ ही मंदिर के व्यवस्थापक कुलदीप चौधरी ने कहा वो विश्वास दिलाते हैं कि मंदिर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निजी निर्माण नहीं किया जाएगा और न ही ऐसा कोई अनैतिक कार्य किया जाएगा जिससे समाज और ग्राम की छवि खराब हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और मंदिर की भूमि पर किसी को भी अवैध रूप से काबिज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो मंदिर की सुचारू व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर रहे हैं और समाज में विद्वेष फैलाकर बिना वजह विवाद को जन्म दे रहे हैं। कुलदीप चौधरी ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने जगजीतपुर चौकी पुलिस को तहरीर दी है।
4-5 ये व्यक्ति हैं जो इस खाली जमीन, जो मंदिर की जमीन खाली पड़ी है उसे कब्जाना की स्थिति में वो कर रहे हैं और ये कह रहा है कि ये आपका कोई अधिकार नहीं है इस पर। ये सर ये मामला है कि पुराने काफ़ी सालों से इस मंदिर का और धर्मशाला का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। ये निरंजनी अखाड़े की और हमारी मिलीजुली संपत्ति है। उन्होंने शपथ पत्र में लिखा हुआ है कि इस पे मिल्कियत उनकी और हमेशा कब्जा हमारा रहेगा, जो हमने कागज आपको दे दिए हैं। और तब से अब तक हमारा परिवार इसका संचालन करता आ रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने वहाँ पे कार्य शुरू करने की, मतलब वहाँ पे सामान आप लोग देख सकते हैं, कार्य कराने की शुरू की। उन्होंने झगड़ा उठाने के लिए कहा कि हम लोग वहाँ पे दुकानें बना रहे हैं। आप लोग बताइए कि मंदिर का इतने 58 साल हो गए, 60 साल हो गए, जब अब तक हम कोई यूज़ नहीं कर रहे और उन पेपरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो हम कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं बताइए। वो तो हमारी उसमें हमारी ख्याति की हानि होगी, हमारे पूर्वजों की हानि होगी, जो हमें कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया है। उत्तरकाशी जनपद में हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है और आबूदादी की लगातार हो रही बारिश से नाले और तालाब उफान पर हैं। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को नाले और तालाब को पार कर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं उत्तरकाशी में आज से 3 दिन तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। जिले में बारिश से आम जनजीवन से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं जनपद के नौगांव विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गडोली की जनपद में हो रही बारिश से इंटर कॉलेज के पास बरसाती गोदरा इतने उफान पर आ गई कि बच्चे स्कूल में ही फंस गए। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को बारिश रुकने के बाद घर भेजा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बच्चों के द्वारा बरसाती नाले को पार करना मुश्किल था। और आबूदादी के अध्यापकों ने बरसाती गदेरे के तेज बहाव के कारण किसी तरह के अध्यापकों ने सभी स्कूली बच्चों को उफनते नाले को पार करवाया और डरे सहमे बच्चे बारिश होने के बाद स्कूल जाने से कतराते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।